Hello everyone, in this video we are going to discuss Hindu females' right to transfer property. We all know that by 2005 amendment, daughters were made co-partners. Right? And 2005 amendment से पहले, that means after the enactment of Hindu Succession Act of 1956, so 1956 से 2005 के बीच में क्या पोजीशन थी? Hindu females were recognized as class 1 heirs. Co-partners नहीं थी daughters, they were only recognized as class 1 heirs. ठीक है. एंड 1956 से पहले क्या पोजीशन थी? 1956 से पहले हमारे पास 1937 का एक्ट था, विमेंस राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1937, विच रिकॉग्नाइज्ड विडोज राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी. ठीक है. विमेंस राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1937. कौन सी विमेन? हिंदू विमेंस. द हिंदू विमेंस राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1937. इसमें क्या हुआ था? विडोज वर एंटाइटल्ड टू इनहेरिट प्रॉपर्टी. राइट. तो क्या इसका मतलब ये है कि 1956 में क्लास 1 ईयर्स बनाया गया फीमेल्स को, तो 1956 से पहले जो डॉटर्स हैं या जो फीमेल्स हैं वो किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी होल्ड ही नहीं कर सकती थी? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, राइट? बिकॉज हमें तो पता है कि जो हमारी फीमेल एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्ट्रेस हैं, ठीक है, उन सबके पास प्रॉपर्टीज होती थी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, ठीक है, एंड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज एज वेल. ठीक है, उनके पास होती थी प्रॉपर्टी, ऐसा तो नहीं है कि उनके पास नहीं होती थी. सो देयर वाज certain right that was existing at that time as well. प्रॉपर्टी में कुछ राइट होता था, बट वो किस फॉर्म में होता था हम वो अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है. 1937 में हमें पता लगा कि जो विडोज है उनके पास राइट था टू इनहेरिट प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ अ डिजीज पर्सन. अब वो विडो भी हो सकती थी, वो सन्स विडो भी हो सकती थी, ठीक है, और वो सन्स विडो भी हो सकती थी. ठीक है. दे ऑल गॉट राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी इन 1937, और 1956 में फिर उन्हें क्लास 1 एयर बना दिया गया. दैट मीन्स दे वर एंटाइटल्ड टू इनहेरिट प्रॉपर्टी. बट अगर हम इनहेरिटेंस की बात ना करें, अगर हम एब्सोल्यूट राइट की बात करें, इसके कंटेक्स्ट में सबसे पहले ये समझो कि राइट टू प्रॉपर्टी में दो टाइप के राइट्स आते हैं. एब्सोल्यूट राइट एंड लिमिटेड राइट. सो ये दो टाइप के राइट्स होते हैं प्रॉपर्टी में, एब्सोल्यूट राइट और लिमिटेड राइट. एंड फॉर द पर्पसेस ऑफ आवर डिस्कशन वी आर डिस्कसिंग दीज काइंड्स ऑफ राइट्स. ठीक है, और भी तरह के राइट्स होते हैं, बट हमें क्योंकि अपने पर्पस के लिए एब्सोल्यूट और लिमिटेड राइट को डिस्कस करना है, इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं. एब्सोल्यूट राइट का मतलब होता है देयर इज not only the right to enjoy the property but also the right to alienate the property. ठीक है, जो ओनर है प्रॉपर्टी का उसका सिर्फ राइट एंजॉय करने का नहीं है प्रॉपर्टी का, बल्कि उसका राइट है टू एलियनेट द प्रॉपर्टी एज वेल. वो आगे किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है प्रॉपर्टी. सो राइट ऑफ एंजॉयमेंट प्लस एलियनेशन और ट्रांसफर. ठीक है. हम लिमिटेड राइट की अगर बात करें तो लिमिटेड राइट कौन सा राइट होता है? जिसमें राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी तो होता है, बट राइट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी नहीं होता है, या फिर वो समहाउ लिमिटेड होता है. ट्रांसफर तुम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ही कर सकते हो, ठीक है, या तुम इसको ही कर सकते हो, इस कम्युनिटी में ही कर सकते हो, दूसरी कम्युनिटीज में नहीं कर सकते. तो ऐसा कोई भी टाइप का अगर क्लॉज एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं होता, फिर वो लिमिटेड राइट होता है. ठीक है. सो राइट ऑफ एंजॉयमेंट ओनली. ठीक है. यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है जो पर्सन है जिसका लिमिटेड राइट एग्जिस्ट करता है. ठीक है. अब पहले जो फीमेल्स थी उनके पास प्रॉपर्टीज होती थी, बट दोज प्रॉपर्टीज वर इन द फॉर्म ऑफ स्त्रीधन. उनकी जो प्रॉपर्टी होती थी उसको हम स्त्रीधन बोलते थे. ठीक है. स्त्रीधन नाम से ही पता लग रहा है, एक स्त्री का धन. ठीक है, एक स्त्री की प्रॉपर्टी, उसको हम स्त्रीधन बोलते थे. अब स्त्रीधन में कौन सी प्रॉपर्टी आती थी? स्त्रीधन में आता था
Gifts received during marriage. एक फीमेल को उसकी मैरिज के टाइम पर जो गिफ्ट्स मिलते थे, जो ज्वेलरी मिलती थी, गोल्ड वगैरह उस टाइम पर काफ़ी मिलता था, तो वो सब क्या होता है, वो स्त्री धन होता है, वो एक फीमेल की प्रॉपर्टी मानी जाती है। प्लस अदर गिफ्ट्स रिसीव्ड बाय फीमेल। ठीक है, मान लो जो फीमेल है उसके पेरेंट्स उसको प्रॉपर्टी उसके नाम कर देते हैं, उसको गिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, या कोई और भी रिलेटिव उसको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है, ठीक है, वो भी उसका स्त्री धन होता था। प्लस अदर प्रॉपर्टीज रिसीव्ड। नाउ प्लीज माइंड इट, हम यहाँ पर प्रॉपर्टी के केस में सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं, बट वी आर इंक्लूडिंग मूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी में मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों की हम बात कर रहे हैं। इनफैक्ट दिस इंक्लूड्स कॉर्पोरियल एज वेल एज इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज। सो अगर वो किसी भी और सोर्स से प्रॉपर्टी उसको मिल रही थी तो वो भी उसका क्या होगा, स्त्रीधन होगा। इफ शी इज सेलिंग सम काइंड ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम अ स्त्रीधन एंड शी इज एक्वायरिंग सम अदर प्रॉपर्टी बाय सेलिंग दैट प्रॉपर्टी, तो वो भी क्या होगा, वो उसका स्त्रीधन होगा। ठीक है, तो इस सेंस में अदर प्रॉपर्टीज रिसीव में ये एम्बिट भी इंक्लूडेड होता है। नाउ दिस स्त्रीधन कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। इट इंक्लूड्स सौदाइका एंड नॉन सौदाइका प्रॉपर्टीज। सो सौदाइका में बेसिकली जो भी उसको गिफ्ट्स मिलते हैं एक वुमन को रिलेटिव से, या फिर कोई भी बिक्वेस्ट मिलता है, बिक्वेस्ट इज द प्रॉपर्टी दैट शी गेट्स थ्रू विल। ठीक है, तो ये सब इंक्लूडेड होता है सौदाइका प्रॉपर्टी में। गिफ्ट्स और अदर bequests from parents or other relatives। अब ये जो गिफ्ट्स और बिक्वेस्ट होते हैं, इस पर वुमेन का एब्सोल्यूट राइट होता है। राइट ऑफ एलिनेशन, एब्सोल्यूट राइट ऑफ एलिनेशन। एंड यहाँ पर जब हम नॉन सौदाइका प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो इसमें इंक्लूडेड होती है प्रॉपर्टी रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेशंस। एंड इसमें जो पावर ऑफ एलियनेशन होती है दैट इज लिमिटेड, एंड अ वुमन कैन एलियनेट दैट प्रॉपर्टी ओनली विद द कंसेंट ऑफ हस्बैंड। Power of alienation limited only with the consent of husband। ठीक है, एंड स्त्रीधन के अलावा होती है नॉन स्त्रीधन प्रॉपर्टी, उसके अलावा होती है नॉन स्त्रीधन प्रॉपर्टी। नॉन स्त्रीधन प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी दैट अ वुमन इनहेरिट्स। ठीक है, जो उस वो इनहेरिट करती है 1937 एक्ट में, जो विडो इनहेरिट करती है प्रॉपर्टी, वो भी नॉन स्त्रीधन प्रॉपर्टी होती है। प्लस 1956 एक्ट में जो वुमेन इनहेरिट करी थी प्रॉपर्टी एज अ क्लास 1 ईयर, वो भी नॉन स्त्रीधन प्रॉपर्टी था। अब 1956 एक्ट से पहले क्या था रूल, 1956 एक्ट से पहले था कि जो नॉन स्त्रीधन प्रॉपर्टी है उसमें लिमिटेड ओनरशिप मानी जाती थी वुमेन की। दैट मीन्स शी डिडंट हैव एब्सोल्यूट राइट इन दैट प्रॉपर्टी, लिमिटेड राइट होता था। दैट मीन्स वो प्रॉपर्टी उसके सिर्फ मेंटेनेंस के लिए उसको मिलती थी। जो हिंदू विडो थी उसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देर इज दिस फादर मदर, S1 S2 इज डिजीज्ड एंड W। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर फादर की डेथ हो रही है, ठीक है, तो उसके केस में उसकी प्रॉपर्टी आगे डिवॉल्व होगी 1/3 1/3 एंड 1/3, ये राइट होगा। ठीक है, अब विडो को यहाँ पर 1/3 प्रॉपर्टी मिली है फादर की डेथ पर। वी आर डिस्कसिंग दिस प्री 1956 पोजिशन। ओके,
सो विडो को यहाँ पर 1/3 प्रॉपर्टी मिली है, ठीक है। अब मान लो ये विडो की जब डेथ होगी ना, तो अगर इसके आगे जो एयर्स होंगे, ठीक है, उनके पास नहीं जाएगी ये प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू द एयर्स ऑफ S2। विडो की डेथ के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है दैट विल रिवर्ट बैक टू द एयर्स ऑफ S2, एंड वो ऐसे डिवॉल्व होगी, ये माना जाएगा, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि जो हस्बैंड था उस विडो का वो डिजीज हुआ है उस टाइम पर, और उनके एयर्स को जैसे प्रॉपर्टी मिलती वो उस हिसाब से प्रॉपर्टी मिलेगी। That means the property will not devolve to the heirs of W, rather the property will revert back to the heirs of S2। तो इस वजह से यहाँ पर एब्सोल्यूट राइट ऑफ ओनरशिप नहीं था W का यहाँ, ठीक है। एंड दिस पोजीशन वाज चेंज्ड इन 1956 थ्रू सेक्शन 14। Section 14 of HSA changed this position. Please come to section 14. Yes. Property of a female Hindu to be her absolute property। ठीक है, यहाँ पर टाइटल ही डिक्लेयर कर रहा है कि जो भी प्रॉपर्टी फीमेल हिंदू की है वो सब उसकी क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी हो जाएगी। Any property possessed by a female Hindu. Here the words used are possessed by a female Hindu. These words are relevant, क्यों हैं वो हम अभी करेंगे डिस्कस। Whether acquired before or after commencement of this act shall be held by her as full owner thereof and not as a limited owner। तो जो limited ownership थी हिंदू फीमेल्स की वो खत्म कर दी थी और यहाँ पर फुल ओनरशिप डिक्लेयर कर दी थी। एंड इट डजंट मैटर वेदर द प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। चाहे पहले भी एक्ट कमेंस होने से पहले वो वुमन जो है उसने एक्वायर करी हो प्रॉपर्टी, जैसे ही एक्ट कमेंस हुआ इसका इफेक्ट क्या हुआ, द प्रॉपर्टी बिकम्स हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, ठीक है, उसका एब्सोल्यूट राइट हो गया प्रॉपर्टी में। एंड द वर्ड्स यूज्ड हियर आर पोजेस्ड बाय अ हिंदू फीमेल एंड नॉट in possession of। ऐसा क्यों हुआ? in possession of वर्ड नहीं यूज हुआ है, rather the words used are possessed by a Hindu female। इसका मतलब ये है the possession here is by entitlement, the woman is entitled to the possession of that property। woman is entitled टू पोजेशन, ठीक है। अब मान लो फादर है किसी वुमन के, वो 2 साल के लिए फॉरेन चले गए और वो अपनी प्रॉपर्टी उस वुमन की पोजेशन में देकर चले गए कि जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम्हारे पास पोजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर उस वुमन की राइट की बात नहीं हुई है, बिकॉज द प्रॉपर्टी इज इन पोजेशन ऑफ दैट वुमन, ठीक है। वो सिर्फ पोजेस कर रही है उसको, बट शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू द पोजेशन, ठीक है। जो एंटाइटलमेंट है पोजेशन का वो कहाँ से आता है, जब एक लिमिटेड राइट डिक्लेयर हुआ हो समहाउ कि हाँ इसको ये प्रॉपर्टी मिलेगा, मान लो फॉर हर मेंटेनेंस, या फिर हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि तुम ओनर हो, ठीक है। सो इफ द वुमन इज एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी देन ओनली हर लिमिटेड राइट विल कन्वर्ट इनटू एब्सोल्यूट राइट एज पर दिस सेक्शन। सो एक्सप्लेनेशन: in this subsection, property includes both movable and immovable property acquired by a Hindu female by inheritance or device or at a partition or in lieu of maintenance or arrears of maintenance, ठीक है। तो अगर वो इनहेरिट करी है प्रॉपर्टी, अगर उसको पार्टीशन के टाइम पर मिली है या फिर अगर उसको मेंटेनेंस के लिए मिली है प्रॉपर्टी, देन ऑल्सो, और बाय गिफ्ट, गिफ्ट भी है अगर तो वो भी, whether a relative or not, before, at or after her marriage or by her own skill or exertion, अगर उसने वो प्रॉपर्टी खुद की स्किल से भी एक्वायर करी है तो भी, or by purchase or by prescription or in any other manner whatsoever, and also any such property held by her as स्त्रीधन, ठीक है, इंक्लूडिंग हर स्त्रीधन, स्त्रीधन भी उसका कन्वर्ट हो जाएगा एब्सोल्यूट ओनरशिप इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। सो इसमें प्रॉपर्टी का एम्बिट डिफाइन कर दिया, इसमें बेसिकली सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है, रिगार्डिंग दिस थिंग। बट नाउ कमिंग टू सबसेक्शन 2, अ लिटिल कॉन्ट्रोवर्सी अरोज, ठीक है। पहले सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इसके कंटेक्स्ट में क्या कॉन्ट्रोवर्सी अराइज हुई थी। जस्ट लुक एट दिस। Nothing contained in subsection 1 shall apply to any property acquired by way of gift or under a will, acquired by way of gift or under a will or any other instrument, or under a decree or order of a civil court or under an award where the terms of the gift, will or other instrument of the decree
order or award prescribe a restricted estate in such property. तो अगर गिफ्ट, विल या डिक्री ऑफ सिविल कोड ये प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि उस वुमन का लिमिटेड राइट होना चाहिए प्रॉपर्टी में, तो वो लिमिटेड राइट ही रहेगा, दैट विल नॉट कन्वर्ट इनटू एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट राइट एज एन इफेक्ट ऑफ सेक्शन 14। सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 में बोला गया कि अगर लिमिटेड राइट है प्रॉपर्टी में तो वो सब एब्सोल्यूट राइट में कन्वर्ट हो जाएगा, बट दिस सबसेक्शन 2 इज एन एक्सेप्शन टू सबसेक्शन 1। ठीक है, और सबसेक्शन 2 में बोला कि अगर गिफ्ट, विल या डिक्री ऑफ सिविल कोड उनमें स्पेसिफिकली गिवन है कि वुमन का एक रिस्ट्रिक्टेड एस्टेट होना चाहिए, एक रिस्ट्रिक्टेड राइट होना चाहिए, सो दैट विल कंटिन्यू एंड द राइट विल नॉट कन्वर्ट इनटू एन एब्सोल्यूट राइट। वो उसका एब्सोल्यूट राइट नहीं हो जाएगा और वो लिमिटेड राइट ही रहेगा। बट अब क्वेश्चन ये आया कि हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे वेदर द केस इज ऑफ सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, हम कैसे बताएं कि हमें कौन सा प्रोविजन अप्लाई करना है एंड वेदर द प्रॉपर्टी शुड बी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी और लिमिटेड प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ दिस इशू वाज सेटल्ड इन द केस ऑफ वी तुलसम्मा वर्सेस शेषा रेड्डी। दिस इज अ लैंडमार्क केस ऑन दिस एस्पेक्ट। वी तुलसम्मा वर्सेस शेषा रेड्डी। अब इस केस में क्या हुआ था, जो विडो थी उसके पास प्रॉपर्टी थी फॉर हर मेंटेनेंस। ठीक है, देयर वाज अ वुमन हु वाज अ विडो, woman was a widow and she had property for her maintenance। ठीक है, अब ये जो मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर्टी थी उसके पास, वो ऑफ कोर्स उस टाइम के हिसाब से लिमिटेड प्रॉपर्टी होती। ठीक है, बट आफ्टर द 1956 एक्ट केम इनटू इफेक्ट द राइट शुड हैव कन्वर्टेड इनटू एब्सोल्यूट राइट, राइट। ठीक है, बट अभी हम इस केस में देखते हैं कि एब्सोल्यूट राइट में ये कन्वर्ट हुआ था या नहीं हुआ था। अब इस वुमन जो ये विडो थी इसका था मेंटेनेंस का राइट उस प्रॉपर्टी में एंड उसके लिए उसको एज अ कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, एक कॉम्प्रोमाइज हुआ था और उस कॉम्प्रोमाइज में उसको प्रॉपर्टी असाइन कर दी थी और उसको उसका लिमिटेड ओनर डिक्लेयर कर दिया था, दैट शी इज अ लिमिटेड ओनर एंड द प्रॉपर्टी इज फॉर हर मेंटेनेंस। ठीक है, नाउ शी ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू वन एक्स। ठीक है, उसने एक एक्स को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। अब इशू ये अराइज हुआ इस केस में कि वेदर शी कैन ट्रांसफर दिस प्रॉपर्टी टू एक्स और नॉट। ठीक है, नाउ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज दैट where the woman, where the widow receives property in lieu of her maintenance under a compromise before the commencement of this act, then her limited right will convert into absolute right। सो कोर्ट का यहाँ पर यही ऑब्जर्वेशन था कि अगर एज अ कॉम्प्रोमाइज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, एज अ कॉम्प्रोमाइज उसको मेंटेनेंस के लिए कोई प्रॉपर्टी मिल रही है तो उसका लिमिटेड राइट ऑफ कोर्स, और उसका लिमिटेड राइट एज एन इफेक्ट ऑफ सेक्शन 14 कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एन एब्सोल्यूट राइट। बट देयर वाज वन मोर ऑब्जर्वेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर मस्ट बी सम प्री एग्जिस्टिंग राइट इन द प्रॉपर्टी। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी उस वुमन को मिल रही है उसमें उसका एक प्री एग्जिस्टिंग राइट होना चाहिए, मतलब एज अ राइट उसको वो प्रॉपर्टी मिल रही है। ठीक है, एज अ गिफ्ट अगर उस वुमन को प्रॉपर्टी मिली है तो उसमें उसका प्री एग्जिस्टिंग राइट तो नहीं होगा, बट अगर उसको एज अ गिफ्ट मिली है फॉर हर मेंटेनेंस तो उसका प्री एग्जिस्टिंग राइट होगा। ठीक है, तो इफ द वुमन इज एक्वायरिंग दैट प्रॉपर्टी एज अ प्री एग्जिस्टिंग राइट, then that case will be covered under section 14 clause 1, and if there is no pre-existing right in that situation, the case will be covered by section 14 clause 2। So where a widow had
नो प्री एग्जिस्टिंग राइट ऑफ मेंटेनेंस, अगर प्री एग्जिस्टिंग राइट ऑफ मेंटेनेंस नहीं था और वैसे ही प्रॉपर्टी दी एज अ गिफ्ट, तो फिर उस केस में 14 सबसेक्शन 1 नहीं अप्लाई होगा, रादर 14 सबसेक्शन 2 विल अप्लाई। but was rather given right of possession for lifetime out of love and affection, एज अ जेस्चर ऑफ लव एंड अफेक्शन उसको राइट ऑफ पोजेशन मिला है प्रॉपर्टी में, एंड देयर इज नो प्री एग्जिस्टिंग राइट ऑफ मेंटेनेंस, उस केस में द राइट विल नॉट कन्वर्ट इनटू एब्सोल्यूट राइट, द राइट विल नॉट convert into absolute right. So I hope the difference between section 14 subsection 1 and subsection 2 is clear now. ठीक है, अगर प्री एग्जिस्टिंग राइट ऑफ मेंटेनेंस है तो उस केस में वो 14 सबसेक्शन 1 से गवर्न होगा, एंड इफ देयर इज नो प्री एग्जिस्टिंग राइट ऑफ मेंटेनेंस रादर द प्रॉपर्टी हैज बीन डिवॉल्व्ड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, तो राइट ऑफ पोजेशन जो है उसका वो एब्सोल्यूट नहीं होगा, वो लिमिटेड ही रहेगा अगर लिमिटेड दिया गया है तो. So this Tulsama versus Sesha Reddy is very important in this aspect, and please always read section 14 with this case law. Okay, thank you.